क्या दोस्तों आपको पता है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट्स में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? हाल ही में सुर्खियों में रहा नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 5 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार 15 शहरों में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेगी? 15 शहरों में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा की है कि 15 शहरों में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। लेकिन ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का उद्देश्य क्या है? ड्राइविंग सिखाना और सड़क हादसों पर अंकुश लगाना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हर मंडल में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला लिया है और इसकी तैयारी परिवहन विभाग ने शुरू भी कर दी है। 5 शहरों में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक बनेगा। इमेज में आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक बनाए जाएंगे 5 शहरों में। और ड्राइविंग सीखने के लिए कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक और ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। और अभी तक कानपुर और बरेली में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक बनकर तैयार हो चुके हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। और जब भी बात आती है उत्तर प्रदेश की तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, यदि आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का नगर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी वर्तमान राज्यपाल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिक्र किया गया योगी आदित्यनाथ जी। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में सुर्खियों में रहे शिव कुमार स्वामी जी कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं श्री शिव कुमार स्वामी जी को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और यह शिव कुमार स्वामी जी एक प्रसिद्ध लिंगायत विद्वान भी थे, शिक्षक भी थे और आध्यात्मिक गुरु भी थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 1 अप्रैल 2021 को शिव कुमार स्वामी गलू की जयंती मनाई गई। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री ने दोस्तों 2019 में जब कर्नाटक का दौरा किया था तो शिव कुमार स्वामी गलू को भी वो मिले थे। तो शिव कुमार स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1907 में। जन्म कहां हुआ था? कर्नाटक के रामनगर जिले में स्थित वीरापुरा ग्राम में। और जन्म के समय का नाम क्या था? शिवन्ना। और 1965 में उन्हें कर्नाटक विश्वविद्यालय द्वारा साहित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी शिव कुमार स्वामी गलू ने की थी। और उनको मिले पुरस्कार की बात करें तो वर्ष 2007 में उन्हें कर्नाटक रत्न कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। तो 2007 में उन्हें कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और निधन हुआ 21 जनवरी 2019 को और लगभग 112 वर्ष की आयु में शिव कुमार स्वामी गलू का निधन हो गया। शिव कुमार स्वामी लिंगायत समुदाय से जुड़े थे। तो लिंगायत समुदाय के बारे में आपको याद रखना है 12वीं सदी में कर्नाटक में बासवन्ना के नेतृत्व में एक धार्मिक आंदोलन चला जिसमें बासवन्ना के अनुयायी लिंगायत कहलाए। और लिंगायत पूर्णतः एकेश्वरवादी होते हैं, वे केवल एक ही ईश्वर लिंग यानी कि शिव की पूजा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है?
मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब एशले बार्टी ने जीत लिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एशले बार्टी। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने मियामी ओपन 2021 का महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। वह अपनी प्रतिद्वंद्वी बियांका एंड्रेस्कू के चोटिल होने की वजह से फाइनल जीतने में सफल रही और एशले बार्टी की मियामी ओपन में लगातार ये दूसरी खिताबी जीत भी है। तो और भी क्वेश्चन बन सकता है, एशले बार्टी किस देश की टेनिस प्लेयर है? ऑस्ट्रेलिया देश की है एशले बार्टी। और एशले बार्टी ने महिला सिंगल्स फाइनल में किसको हराया? कनाडा की बियांका एंड्रेस्कू को हराया है फाइनल मुकाबले में। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने सेमीफाइनल में एलिना स्वितोलिना को हराया और बियांका एंड्रेस्क्यू ने ग्रीस की मारिया सकारी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। और बियांका एंड्रेस्क्यू और एशले बार्टी के बीच यह फाइनल मुकाबला खेला गया और फाइनल मुकाबले में जीत हुई है ऑस्ट्रेलिया की एवं विश्व की नंबर 1 टेनिस महिला प्लेयर एशले बार्टी। इमेज आप देख सकते हैं खिताब के साथ। चौथा क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान किस शहर में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं खूबसूरत दृश्य और यह है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान का और यह लखनऊ शहर में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लखनऊ शहर। लेकिन नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है तो यह सुर्खियों में क्यों आया? गर्मी शुरू होते ही लखनऊ जू में देश के अलग अलग हिस्सों में से तितलियों का आना शुरू हो गया और नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के बटरफ्लाई पार्क में 17 प्रजातियों की तितलियां दिखने लगी है। मुंबई, दिल्ली, गोवा, बेंगलुरु, केरल के बाद यह यूपी का इकलौता तितली पार्क है। इमेज में आप देख सकते हैं तितली पार्क लखनऊ प्राणी उद्यान में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र बटरफ्लाई पार्क है और 2 एकड़ में फैला हुआ तितली पार्क 1 करोड़ 24 लाख की लागत से तैयार किया गया है और दुनिया भर में करीब 20,000 तितलियों की प्रजातियां हैं और तितली की औसत आयु हफ्ते से 15 दिन तक की ही होती है। और यहां मैंने जिक्र किया है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। इमेज में आप देख सकते हैं नवाब वाजिद अली शाह को और इस प्राणी उद्यान को लखनऊ जू भी कहा जाता है। और नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान अथवा लखनऊ चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित प्रदेश का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। तो यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना चिड़ियाघर कौन सा है? तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। इमेज में आप देख सकते हैं और 1921 में स्थापित हुआ यह चिड़ियाघर 29 हेक्टेयर में फैला हुआ है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस नगर निगम को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गाजियाबाद नगर निगम। क्या? गाजियाबाद नगर निगम को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। गाजियाबाद नगर निगम ने खुद को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉन्ड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट बेसिस पर नगर निगम बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 150 करोड़ रुपए भी जुटाए और यह देश में किसी भी नगर निगम द्वारा जारी किया गया पहला ग्रीन बॉन्ड है। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है कि गाजियाबाद नगर निगम द्वारा देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है और धन का उपयोग गाजियाबाद के इंदिरापुरम में तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए किया जाएगा। और गाजियाबाद नगर निगम उत्तर प्रदेश राज्य में धन जुटाने वाला दूसरा नगर निगम है। तो यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है, उत्तर प्रदेश का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पहला धन जुटाने वाला नगर निगम कौन सा है? तो लखनऊ नगर निगम। इससे पहले लखनऊ नगर निगम को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था और तब भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था। छठा क्वेश्चन, हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष कौन बने? क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष हाल ही में बन गए हैं आदिल जैनुल भाई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आदिल जैनुल भाई। इमेज में आप देख सकते हैं आदिल जैनुल भाई को। भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि QCI के पूर्व अध्यक्ष
आदिल जैनुल भाई को क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट यानी कि TAFE लिमिटेड के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर मल्लिका श्रीनिवासन भी हाल ही में सुर्खियों में रही, क्योंकि मल्लिका श्रीनिवासन को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि PESB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है, मल्लिका श्रीनिवासन वो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री है। लेकिन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह। और पूर्व IAS अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो आपको एक और फैक्ट याद रखना है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन इंडिया, और उसके हाल ही में चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार गुप्ता को। वो एक पूर्व IAS अधिकारी है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में BA ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया, BA फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया प्रतियोगिताएं किसने शुरू की है? यह दोनों प्रतियोगिताएं हाल ही में ट्राइफेड ने शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्राइफेड। आदिवासी सहकारी विपणन विकास फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में बोले तो ट्राइफेड। ट्राइफेड ने mygov.in के सहयोग से 2 दिलचस्प प्रतियोगिताएं शुरू की है, और ये है BA ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया और BA फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया। और यह कार्यक्रम 30 सेकंड से 5 मिनट तक के लघु वीडियो के रूप में हो। प्रतिभागियों को YouTube पर अपलोड करके वीडियो के लिंक के रूप में अपनी जानकारी को साझा करें, और यह प्रतियोगिता 14 मई को आयोजित होगी। और इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से आदिवासियों की शिल्पकला, संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि प्रतियोगिता के माध्यम से जनजातीय विरासत, कला और शिल्प के बारे में आम लोगों में रुचि पैदा हो। 8वां क्वेश्चन, नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना किस देश की सरकार ने लॉन्च की? नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना भारत देश की सरकार ने लॉन्च की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत सरकार। भारत सरकार ने अपनी नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। जी हां, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों के 2000 वंशजों को इस योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी। और हायर सेकेंडरी और अंडर ग्रेजुएट श्रेणियों में से प्रत्येक में 1000 छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष तौर पर उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। और योजना का उद्देश्य क्या है? आगामी 5 वर्ष की अवधि में बांग्लादेश के 10,000 छात्रों को लाभान्वित करना है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है सुभाष कुमार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुभाष कुमार। इमेज में आप देख सकते हैं, ONGC के वित्त निदेशक सुभाष कुमार ने 31 मार्च को शशि शंकर की सेवानिवृत्ति के बाद अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, सुभाष कुमार ने ONGC में किसका स्थान लिया है? शशि शंकर का स्थान लिया। और सुभाष कुमार 36 साल से इस उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं। और ONGC इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC एक सरकारी कंपनी है जो कच्चे तेल और गैस के क्षेत्र में काम करती है, और इसका स्वामित्व केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है। और ONGC की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1956 को हुई। और ONGC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, और वर्ष 2010 में भारत सरकार ने इसे महारत्न का दर्जा दिया था। ONGC हमारे भारत देश की महारत्न कंपनी है। 10वां क्वेश्चन, दुबई पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक सुनिश्चित किए हैं? हाल ही में दुबई में पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जारी है,
और इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने तकरीबन 17 पदक सुनिश्चित किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 17। दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 पदक पक्के कर लिए हैं। प्रमोद भगत, मनोज सरकार, सुकांत कदम, नितेश कुमार, कृष्णा नगर, मानसी जोशी और पारुल परमार सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, यानी कि हमारे 17 पदक सुनिश्चित कर दिए हैं हमारी इस टीम ने। 11वां क्वेश्चन, असम में कुछ वर्गों द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत एक स्वायत्त राज्य की मांग उठाई जा रही है? हाल ही में असम राज्य में एक स्वायत्त राज्य की मांग उठी है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 244A के तहत इसी तरह का स्वायत्त राज्य का अलग गठन किया जा सकता है। तो यह आर्टिकल सुर्खियों में रहा है, अनुच्छेद 244A। 1950 के दशक में अविभाजित असम की आदिवासी आबादी के कुछ वर्गों के बीच एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग उठने लगी थी और लंबे समय तक चले आंदोलन के बाद वर्ष 1972 में मेघालय को अलग राज्य का दर्जा मिल गया था। और हाल ही में अनुच्छेद 244A सुर्खियों में है। तो यह अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकती है, यानी कि हमारे संसद ही इसी तरह के अलग राज्य का गठन कर सकते हैं। और इस अनुच्छेद को 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। और अनुच्छेद 244A भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून व्यवस्था पर नियंत्रण से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन, दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 में इलाज के लिए कितने रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है? हाल ही में दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 में इलाज के लिए, लेकिन ऐसी गंभीर बीमारियों के लिए तकरीबन 20 लाख रुपए का वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 लाख। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय असाध्य रोग नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्या है? दवाओं के देशी अनुसंधान और उसके स्थानीय उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के साथ दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना है। और राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जो दुर्लभ बीमारी नीति में समूह 1 के तहत सूचीबद्ध है। 13वां क्वेश्चन, 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल कहां शुरू हुआ? 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल श्रीनगर में शुरू हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीनगर। और इमेज में आप देख सकते हैं ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, वो भी यहाँ कहां पर? श्रीनगर में स्थित है। तो 3 अप्रैल 2021 को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल शुरू हुआ और यह फेस्टिवल 5 दिन तक चलेगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 25 मार्च 2021 से आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था और तब भी मैंने आपको इस ट्यूलिप गार्डन के बारे में बताया था। यह ट्यूलिप गार्डन रंगों का एक स्पेक्ट्रम है जिसमें लाखों ट्यूलिप है और श्रीनगर शहर में डल झील के किनारे जबरवान हिल्स की गोद में यह फूल खिले हुए हैं, यानी कि आपको याद रखना है कि यह ट्यूलिप गार्डन कहां पर अवस्थित है? श्रीनगर शहर में डल झील के किनारे जबरवान हिल्स की गोद में। और इस बगीचे में आजकल 64 किस्मों से अधिक के लगभग 15 लाख फूल पूरी तरह से खिल रहे हैं और इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। बगीचे को पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर के रूप में जाना जाता था और इस ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन 2007 में कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। 14वां क्वेश्चन, सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों में बदलने से क्या फायदा होगा? सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों में बदलने से क्या फायदा होगा? ऊर्जा की भी बचत होगी, कार्बन उत्सर्जन को रोकने में भी मदद मिलेगी और एलईडी बल्बों का जीवन अधिक होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी। लेकिन एलईडी बल्बों से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा है
कि सरकार कुछ ही वर्षों में बिजली के 40 से 60 वॉट तक के सभी सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों में बदल देगी। और सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 2 अरब सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों में बदला है। और एलईडी बल्ब से क्या फायदा होता है? बिजली की बचत होती है और इसका लाभ हम कम बिजली बिल चुका कर लेते हैं। और इसके अलावा पारंपरिक बल्ब से इसका जीवन अधिक होता है और यह लंबे समय तक इस्तेमाल के लायक होता है। तो एलईडी बल्ब से जुड़ी हुई यदि कोई स्कीम है तो इसका आंसर आज आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। 15वां क्वेश्चन, वर्ष 2021 में ULPIN योजना को कितने राज्यों में शुरू किया जाएगा? वर्ष 2021 में ULPIN योजना को 10 राज्यों में शुरू किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 राज्य। लेकिन यह ULPIN योजना का नाम क्या है? तो पहले इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यह ULPIN का पूर्ण स्वरूप है। केंद्र की योजना 1 वर्ष के भीतर देश के प्रत्येक भूखंड हेतु 14 अंकों की विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या, जिस तरह हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि आधार कार्ड का नंबर है 12 अंकों का, तो इसी तरह प्रत्येक भूखंड हेतु 14 अंकों की विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या जारी करने की यह योजना है। और वर्ष 2021 में विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे शॉर्ट में हम ULPIN कह सकते हैं, तो ULPIN योजना को 10 राज्यों में शुरू किया है, जिसे मार्च 2022 तक संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा। इस योजना को 2022 तक पूरे भारत देश में लागू किया जाएगा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा हंस न्यू जनरेशन क्या है? हंस न्यू जनरेशन यह 2 सीटों वाला प्रशिक्षक विमान है जो भारत ने बनाया है। मेड इन इंडिया के तहत 2 सीटों वाला प्रशिक्षक विमान बनाया गया जिसका नाम है हंस न्यू जनरेशन। और इस क्वेश्चन का लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है चावड़ा पूजा, जयदीप चावड़ा, हिरल ठाकुर, कल्पना चदेग्रा। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है 2 सीटों वाला प्रशिक्षक विमान। नीलेश किक्कर, FA कुरैशी, ब्रिजराज सिंह वाला फ्रॉम गुजरात राजकोट से, लवकुश शाह, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 2 सीटों वाला प्रशिक्षक विमान है। सुरेश भरवाड़, चौधरी प्रतीक, प्रहलाद फतेपुरा फ्रॉम गुजरात राजकोट के बिछिया से, KS महिड़ा, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है 2 सीटों वाला प्रशिक्षक विमान। गोपाल मध्यसिया, ड्रीम वर्दी नामक कोई फ्रेंड है, बिल्कुल सही आंसर। आसिम मिर्जा, आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के संबंध में प्रावधान किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में समान नागरिक संहिता के संबंध में प्रावधान किया गया है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो दोस्तों वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।